लास्ट क्लास में हमने टीपी एपी एमपी किया था। जिसमें टीपी का था टीपी इज इक्वल्स टू टीपी 1 प्लस टीपी 2 प्लस टीपी 3 एंड सो ऑन। ये होता है फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट का, कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है आपको ऐड कर देनी है। एवरेज प्रोडक्ट होता है टीपी अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक लेबर ने कितनी प्रोडक्शन करी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर 10 लेबर मिलके 100 किलो उगा रहे हैं तो उसका एवरेज निकल गया 100/10। समझ में आ गई? एमपी का फॉर्मूला 2 थे। अगर आपको सक्सेसिव टीपी दे रखे हैं तो टीपी n माइनस टीपी n माइनस 1 और चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इतना याद है? ये फॉर्मूला आपको पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। अब हम आते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको रीड करते हैं वन बाय वन। रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट एंड व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स्ड। तो रिटर्न्स टू फैक्टर के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि अगर जैसे जैसे आपकी लेबर बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि जैसे जैसे आपका एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ता चला जाएगा उसके हिसाब से आपका टीपी, आपका टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा। ठीक है, पहले एक लेबर थी, फिर दूसरी लेबर हुई तो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, तीसरी लेबर हुई तो इतनी प्रोडक्शन हो गई, उस सबको हम रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, लेट्स सपोज अगर एक लेबर आता है तो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंड लेबर के आते ही हो सकता है प्रोडक्शन 30 चली जाए, थर्ड लेबर के आते ही हो सकता है प्रोडक्शन 45 चली जाए। तो एडिशन ऑफ लेबर की वजह से जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है उसे रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। इतना समझ में आया? थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट रन व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल एंड बाकी सारे इनपुट जो होते हैं फिक्स होते हैं, तो आपका जो फर्म होती है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिखाती है। शॉर्ट रन के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं, वेरिएबल। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में मानते हैं कि एक ही यूनिट हम फिक्स का ले रहे हैं और एक ही यूनिट हम वेरिएबल का ले रहे हैं और एक ही यूनिट हम फिक्स का ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर कोई चीज फिक्स चल रही है लगातार फिक्स हो रही है और आपका टीपी बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द लेबर। ठीक है, एक लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर। ठीक है, तो मेन जो ये रिटर्न्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? प्रोडक्शन इंक्रीज होने का मुख्य कारण फिर आपको क्या लग रहा है, क्या है? वेरिएबल। तो उसी रिटर्न टू फैक्टर को हम शॉर्ट रन के अंदर बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। समझ में आया? ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एलवीपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर ये लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आउटपुट कैसे बदलता है, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाओगे कैसे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा, उसको हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, 100% कमिंग इन योर एग्जाम। कैसे पूछेंगे? आपको जो है सीधा पूछ लेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पूरा एक्सप्लेन कर दो 6 नंबर में। फिर क्या क्या लिखना पड़ेगा? एक तो आपको ये लिखना पड़ेगा फेज 1 फेज 2। बेसिकली आपको ये लिखना पड़ेगा, ये स्केड्यूल, ये डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन जो ये है। ठीक है, तो मतलब 3 फेज। पूरा पेज लिख लूं? हाँ, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक रटना है। पूरा पेज लिख लूं या क्या? 6 नंबर में एज इट इज आ जाएगा। तो एज इट इज सारा लिख ले तो नहीं, ये पूरा, फिर ये पूरा, ये भी सपोज अ फार्मर वाला, सपोज वाला हटा देना, वर्ड हटा देना, सीधा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आप शेड्यूल बना सकते हो और सीधा फिर ये जो नीचे फेज 1 फेज 2 फेज 3 आपने यहाँ से लिखा है ना, तो मेजरली तुम यहाँ से शुरू कर सकते हो। अजम्पशन पूछ लेते हैं कई बार कि अजम्पशंस बताओ इसकी, तो आपको ये लिखना है। आप इस टॉपिक को यहाँ से लिखना शुरू कर लो, ठीक है ना। तो आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे हम जो है वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते चले जाएंगे एज अगेंस्ट द फिक्स्ड इनपुट,
तो हमारा शुरू में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, कांस्टेंट होएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो आपकी ग्रोथ होगी पहले बहुत तेजी से, देखो इधर आपकी ग्रोथ होगी पहले बहुत तेजी से, फिर थोड़ी धीमी गति से, फिर गिरने लग जाएगी, ठीक है। तो शुरू पहले एक लेबर थी, ठीक है, काम चला, दूसरी लेबर आई, प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ गई, तीसरी लेबर आई, प्रोडक्शन और अच्छी हो गई, चौथी लेबर पे आने पे क्या हुआ, थोड़ी सी बकवासें शुरू हो गई, थोड़ी सी गप्पे मारना शुरू हो गई, तो प्रोडक्शन उतनी नहीं रही, कंपैरेटिवली कम हो गई, ठीक है। या मशीन इतना, एक ही मशीन पे सारे कितने लोग लग लेंगे, ठीक है। पांचवी छठी लेबर के आते लड़ाइयाँ शुरू हो गई, काम ही नहीं हो रहा, या मशीन इतनी ओवर यूज हो गई, मशीन फूक गई, मशीन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, फालतू में सैलरी लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक मशीन में मैक्सिमम 3 लोग काम कर सकते हैं या 4 लोग काम कर सकते हैं, मशीन क्योंकि एक ही रहनी है शॉर्ट रन में, समझ में आया। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो अगेंस्ट द फिक्स फैक्टर, आपका टीपी इनिशियली बढ़ता है बहुत तेजी से, इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, बढ़ तब भी रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, फिर ये नेगेटिव हो जाता है। समझ आई ये बात, ठीक। Assumptions of the law of variable proportion. It operates in short run. तो law of variable proportion सिर्फ short run के लिए होता है क्योंकि इसमें एक चीज फिक्स्ड होती है और एक चीज वेरिएबल होती है। लॉन्ग रन में तो सब कुछ ही वेरिएबल हो जाएगा, तो सारे फैक्टर्स अलग काम करेंगे। Then the law applies to all fixed factor including land. तो इसमें जो फिक्स रखना है आपने वो सारे फिक्स फैक्टर्स के ऊपर आप लगा सकते हो, लैंड, मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अंदर हमेशा कॉम्बिनेशन बनेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, फिक्स और वेरिएबल दोनों आपको शो करने पड़ेंगे। आप खाली वेरिएबल शो नहीं कर सकते, आपको फिक्स की अमाउंट भी लिखनी पड़ेगी, चाहे आप सिंगल 1 लिखो 2 लिखो, कुछ ना कुछ फिक्स्ड भी रहेगा, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजिली डिटरमाइन। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वेरिएबल में आने से टीपी पे क्या फर्क आया, ठीक है। एंड इट इज अज्यूम दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम परफेक्ट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। कि अगर मैं कहूँ कि हाँ जी एक मशीन पे एक बंदा काम कर लेगा, एक पे की जगह 2 लाख काम कर लेंगे, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि एक मशीन और 10 बंदे बराबर हैं और 2 मशीन 20 बंदे बराबर है, तो मशीन मत रखो, सिर्फ 20 लोग रख लो, क्या हमें मशीन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी? होगी ना। तो आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते कि मशीन का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लेबर है, ठीक है। एक हद तक हेल्प आउट कर सकते हैं पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी ये दिखाई गई है सब सेम है, कोई बदलाव नहीं है, और सब बाकी हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 मार्क्स में लिखना क्या मुझे समझ नहीं आता। अकॉर्डिंग टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये 3 लाइन की स्टेटमेंट दिख रही है, ये है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद अजम्पशन पूछेंगे तो आपको लिखनी है, नहीं पूछेंगे तो नहीं लिखनी है। कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते। अच्छा, ये अलग से पूछते हैं? हाँ, कई बार इसके अंदर भी पूछ लेते हैं, कई बार अलग से भी पूछ लेते हैं, ये इनकी मर्जी है, ठीक है। आपको ये 3 लाइनें लिखनी है, ये अभी लिख दो, तो ये जो 3 पॉइंटर्स थे ये अभी लिखना तो अभी लिख देना, नहीं तो यहाँ पे पहले स्केड्यूल ड्रॉ करना, ये स्केड्यूल ड्रॉ करने के बाद ये ड्रॉ करना, और इसी ड्रॉ के साथ में ये तीनों पॉइंटर फिर आएंगे, ठीक है। तो ये रफ ड्रॉ करूँ या पूरा क्लीन? क्लीन, बहुत क्लीन, वेरी क्लीन। पेंसिल्स के पेपर पे, ग्राफ पे नहीं, नॉर्मल शीट पे क्लीन। एग्जाम्पल करते हैं, मुझे बताते चले जाना, ये मैं बता रही हूँ, इसी के थ्रू हम डीपीएपी एमपीपी निकालना सिखाऊंगी तुम्हें। बताओ फिक्स फैक्टर्स 1 कितनी बार, 6 वेरिएबल 1 2 3 4 5 मुझे थोड़ा यहाँ रखना चाहिए था, दोबारा कर रहे हैं, फिर डायग्राम ये बनाऊंगी साथ में। फिक्स फैक्टर्स 1 1 1 1 1 1 वेरिएबल 10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 3। ये टीपी के रखो थर्ड चीज आपको, हाँ, टीपी क्या है? 10 30 45 52 52 48। नेक्स्ट चीज क्या रखी है? एमपी। एमपी मैं तुम्हें अभी पूछूंगी, एमपी पहले वाला का इन्होंने सेम लिख दिया है, अब बताओ यहाँ पे क्या एमपी आएगा?
20, 15, 7. ठीक है, इतना समझ में आया? फिर फेज भी लिखा है। फेज अभी करवाती हूँ। एपी होता है टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर। तो पहली बार में एपी क्या आएगा ये भी बता दो। 1. 10 डिवाइड बाय 1। हाँ ठीक। 52 डिवाइड बाय 4, 4 25. 13 नहीं, 13 नहीं होगा। 4 बंदा 4, 1 2 13 ही होगा। 13 होगा। ठीक है, ये भी 13 है। नहीं, 5 डिवाइड बाय 52, 5 बंदा 5, 1 पॉइंट, 10.4, 648। एपी लगातार गिर रहा है। ठीक है, शुरू में एपी बढ़ा। 6 7 से 48 थोड़ी होता है। क्या होता है? मैं अच्छा हाँ 6 6 6 जा 36, 6 8 था, 42, 6 8 जा 48। दिमाग हिल गया मेरा। अब क्या हुआ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? शुरू में जैसी पहली लेबर लगी, हमारा टीपी क्या हो गया 10। सेकेंड जब लेबर लगी तो हमारा टीपी कितना हो गया 30। अच्छा गैप हुआ कि नहीं हुआ? 20 का गैप आया, 20 का गैप आया। तीसरी लेबर के लगते ही 15 का गैप आया। तो पहले ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर कितने का गैप आया? 7 का गैप आया, पर बढ़ रहा है। फिर 52 कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद 48 माइनस कम हो गया। ठीक है, तो पहले तेजी से बढ़ा, तेजी से कहां तक बढ़ा? इंक्रीजिंग रेट। फिर डिक्रीजिंग रेट। इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। देन कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कहते हैं। यहां से फॉल होना शुरू होता है, ये होता है थर्ड। ये होता है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, increasing at decreasing rate, then it becomes constant at this level and then it starts falling. इतना क्लियर हुआ? अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना सारा मामला? पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टीपी की डेटा लिख रही हूँ। टीपी का मेरा हाँ वेरिएबल फैक्टर यहाँ लिखूंगी 1 2 3 4 5 6। इनका मैक्सिमम नंबर कहाँ तक जा रहा है? 52, 10 20 30 40 50 60। ये मेरा टीपी है। ठीक है, पहले मैं टीपी बना रही हूँ सिर्फ। तो 1 के ऊपर मेरा कितना है? 10, देन 2 पे 30, देन 3 पे 45, 4 पे 52, 5 पे भी 52, देन 6 पे 48। ठीक है ना? इतना क्लियर है? ये लाइन मेरी बनी। रेड पेन है ना, रेड से बनाती हूँ। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब मैं अपना एमपी बनाती हूँ। एमपी मेरा कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है? 20 तक जा रहा है। इसमें तुम्हें कहाँ तक दिखाया एमपी? 1 2 3 4 5 6 नीचे दिखाना है। तो ठीक है, मैं 5 से कर लूँ। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ये मेरा एमपी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले जीरो आउटपुट पे, फर्स्ट आउटपुट पे मेरा एमपी कितना था? 10, देन 2 पे 15 था, फिर 15 था 13 एक सेकेंड 10 20 था ना, सेकेंड पे 20 था, फिर मेरा 15 था,
7 ये मेरा 7 था, 7 इज प्लॉटेड हेयर। मैंने कुछ एंगुलर गलत दिखा दिया, नॉर्मली दिखाना पड़ेगा मुझे। टेन 20 30 40 50 60। तो पहले कितना था 10, देन 3 पे 15 है, ठीक है। 4 पे 7 है, ठीक है। 5th पे ठीक था मेरा, और 6 पे माइनस नंबर इतना दे दो। तो ये आपका बना मेरा थोड़ा सा हिल रहा है, आपको एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। तो जब आपका फर्स्ट फेज होगा आपका यहाँ तक, ये जनरली आपका फर्स्ट फेज है, ठीक है। तो 20 यहाँ हो, ये आपका फर्स्ट फेज है जिसमें तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका सेकेंड फेज है जहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये आपका थर्ड फेज है, ये आपका थर्ड फेज है जहाँ पे फॉल हो रहा है, ये आपका थर्ड फेज है। और जहाँ पे ये मैक्सिमम था, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम था, वहां पे ये आपका 0 है। जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहां पे एमपी 0 है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या बताती हूँ, टीपी उठेगा तेजी से, एमपी को भी उठा लेगा तेजी से। टीपी कहता है मैं उठ रहा हूँ, तू भी चल, तेजी से भाग रहा हूँ मैं, एमपी भी चल दिया उसके साथ। फिर एमपी क्या था, एमपी है बुड्ढा, टीपी है यंग है, वो कह रहा है मैं भागूंगा, उतनी स्पीड से ना भागूं पर मैं भागूंगा, ठीक है। तो वो तो भाग रहा है, पर ये कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ वापस, मेरे बस की ना है। ये हो गया स्लो। अब टीपी अपने मैक्सिमम पहुंच गया, ये 0 हो गया। अब टीपी भी थक गया, टीपी गिरना शुरू हो गया, ये बेचारा तो नेगेटिव चला गया। याद रखना, टीपी नेगेटिव में नहीं जाता, टीपी नेगेटिव एज इन 0 से नीचे कभी नहीं जाता, एमपी 0 से नीचे हमेशा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट की बात, एपी की प्लॉटिंग हमें अलग से करनी है, मैं हल्की सी यहीं पे दिखा देती हूँ। अदरवाइज यहाँ तक करना, आपको पेपर में अगर वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछे तो आपको इतना लिखना है, एपी को आपको नहीं दिखाना है। एपी बस मैंने सॉल्व करने के लिए अभी लिया था, एपी के क्वेश्चन अलग से। टीपी और एमपी का रिलेशन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, एमपी और एपी का रिलेशन अलग से पूछा जाएगा, जिसमें इसके रिलेशन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपको। फेज 1 टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। फेज 2 टीपी जो है धीरे से बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी गिरना शुरू हो गया है, बट एमपी जो है पॉजिटिव रहता है, एमपी नेगेटिव में नहीं गया अभी, ठीक है। फेज 3 यहाँ पे जो है टीपी डिक्रीजिंग रेट पे जा रहा है, एमपी फॉल भी कर रहा है, साथ में नेगेटिव भी हो गया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे, पॉइंट क्यू कहाँ पे लिया इन्होंने, जहाँ से कर्व बनना शुरू होता है। फेज 1 फेज 2 फेज 3 क्लियर हो गया, ठीक है। देन फेज ऑफ ऑपरेशन। इन फेज 1 एक जो बंदा होगा, एक प्रोड्यूसर, ये भी लिखना है। हाँ, फेज ऑफ ऑपरेशन आपको जरूर लिखना है कि एज अ प्रोड्यूसर आपको कौन से फेज में रहना चाहिए, फेज 1 फेज 2। ऐसे भी एक्सप्लेन करनी है? नहीं, ये मत करना, इतना ज्यादा डिटेल में मत करो। नीचे वाला फेजेस ऑफ ऑपरेशन एक वर्ड है, ये 2 पॉइंट लिखना। हाँ, 3। तो आपको एज अ प्रोड्यूसर फेज 1 में होना चाहिए, फेज 2 में होना चाहिए, फेज 3 में होना चाहिए, बताओ क्या? आपको एज अ प्रोड्यूसर फेज 1 में होना चाहिए, फेज 2 में। 1 में अगर हो रहे हो, क्या तुम लालची नहीं हो? तो मैं एज अ प्रोड्यूसर लालची हो कि नहीं हो? अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर लालची हूँ और मुझे फायदा होता दिख रहा है, तो क्या मैं अपने लालच की तरफ आगे जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? जाऊंगी। तो मैं फेज 1 पे नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे फायदा दिख रहा है आगे बढ़ने में। तो मैं ये नहीं कहूंगी हाय मुझे और फायदा नहीं चाहिए, मैं रुक रही हूँ। मेरे को तो फायदा चाहिए और मैं आगे बढ़ूंगी। आगे बढ़ते बढ़ते मैं फेज 2 पे आ गई, ठीक है। फेज 2 पे फायदा हो रहा है, पर उतना नहीं हो रहा है जितना फेज 1 में हो रहा था, पर फायदा हो रहा है। तो क्या मुझे वापस जाना चाहिए या मैं फायदा ले लूँ?
फायदा ले लो। फेज 3 में घुसते मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, तो क्या मुझे फेज 3 में घुसना चाहिए? नहीं। तो कहाँ पे बेस्ट था मेरा सिचुएशन? फेज 2 में। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा फेज 2 में कहीं पे भी ऑपरेट करेगा, पर वो फेज 2 में ऑपरेट करेगा। फेज 1 में उसको लालच नहीं जीने देगा और फेज 3 में उसको नुकसान नहीं जीने देगा। फेज 2 एक ऐसा है जो फायदा दे रहा है, कम स्पीड से फायदा दे रहा है, पर फायदा दे रहा है। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा फेज 2 में काम करेगा। तो आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एज अ प्रोड्यूसर इन विच फेज यू विल ऑपरेट एंड व्हाई। तो वहां पे आप ये आंसर दोगे कि हमेशा एक प्रोड्यूसर जो है फेज 2 में ऑपरेट करता है। इसके मुख्य कारण है कि फेज 1 जो है हर एडिशनल वेरिएबल फैक्टर के साथ आपका एमपी बढ़ रहा है, आपको फायदा मिल रहा है, तो इस फेज में आपका लालच आपको आगे लेता जाएगा। फेज 3 में हर एडिशनल जो वेरिएबल फैक्टर है वो आपको नुकसान दे रहा है, तो आप वो नहीं एम्प्लॉय करोगे, इसलिए आप फेज 3 में भी काम नहीं करोगे। समझ में आया? कोई नोट्स है? ये इसके सबसे बेस्ट नोट्स हैं। नहीं, नोट्स की फॉर्म में कोई नोट्स है? चेक कर लूँगी, देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं है। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, मैं सारे स्कूलों के क्वेश्चन पेपर असेंबल करती हूँ, नोट्स नहीं बनाती। आंसर्स नहीं होंगे। क्या हुआ? अरे अभी तो कॉपी करके लिखना है, आप तो लिख लो। नहीं लिख सकते ना। क्यों? क्योंकि मेरा वो है, क्या कहते हैं, कैमरा भी ये चल रहा है। हाँ, मैम बंद कर दो। तो ये सब हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पहले फेज 1, फेज 2, फेज 3 में तो पहले प्रोडक्शन बढ़ती है तेजी से, फिर कम तेजी से, फिर घटती है। ऐसा क्या हो जाता है? ये सब नहीं आएगा थ्योरी में? क्या नहीं आएगा? ये जो थ्योरी है ये सब नहीं आता? इतना ज़्यादा नहीं आता। जो मेजर है ना, जो 100% चीज़ें पहले उसको करो। नहीं, मैं याद नहीं करूँगा, नोट्स। लिखूंगा। The major reason for this factors to happen। 40 मार्क्स में 3 चैप्टर हैं, कितना पूछेगी टीचर? नहीं, आपने सारे वही बताए ना, न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस। थ्योरी पूछ रहा हूँ मैं, थ्योरी नहीं आती क्या 3-4? तो ये थ्योरी तो है जो तुम ये ग्राफ बना रहे हो टीपीएमपी का, ये थ्योरी तो है। अच्छा, थ्योरी है। तुमने वो लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन कर लिया, एक वो थ्योरी है। थॉट्स वगैरह आ गए, वो थ्योरी का पार्ट बन गए। अच्छा, ठीक है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ऐसे क्या क्या मुख्य कारण होते हैं जो हमारा फेज 1 अप्लाई करता है, जिस टाइम पे बहुत इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स आपको मिलते हैं? सबसे पहले फिक्स फैक्टर ढंग से यूज हो रहा है। एक मशीन है, उसको खाली एक लेबर बेटर यूज करेगी, 2-3 लेबर मिलकर बेटर यूज करेंगे? 2-3। ठीक है, 2-3 लेबर। तो जो आपको फिक्स फैक्टर होता है उसके साथ साथ शुरुआत में जैसे जैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो उस फिक्स फैक्टर का बेटर यूज होने लगता है। इस सेंटर में खाली मैं एक बच्चे को पढ़ाऊँ अगर, या 10 बच्चों को पढ़ाऊँ, कौन सा ज़्यादा बेटर है? 10 को पढ़ाऊँ तो इस जगह का बेटर यूज होगा। ठीक है, तो आपका फिक्स फैक्टर जब आप उसमें वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हो तो वो बेटर यूज आपको जो है रिटर्न्स देना शुरू करती है। वो जो सेक्शन आपके यूज नहीं हो रहे थे, वो जो मशीन का पार्ट, वो जो जगह आपकी यूज नहीं हो रही थी, अब वो भी यूज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाते चले जाते हो फिक्स फैक्टर के साथ, एफिशिएंसी भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा लेबर एक दूसरे को कोऑपरेट करने लग जाती है, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन। एक बंदा जो मशीन में सामान डाल रहा है वो डालने के अंदर एक्सपर्ट है, एक जो मशीन की क्वालिटी चेक कर रहा है आउटपुट की, वो क्वालिटी चेक करने में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, अगर आदित्य को मैं बोलूँ तुमने ही सारा रॉ मटेरियल डालना है, तुमने ही क्वालिटी चेक करनी है, तुमने ही उसको डब्बे में आगे आउटपुट को डालना है, उसको पैक करना है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा या मशीन में डालने के लिए एक बंदा रखूँ, क्वालिटी चेक करने के लिए दूसरा, डब्बे में डालने के लिए तीसरा और पैकिंग के लिए चौथा? दूसरा है ना। तो स्पेशलाइजेशन में कोऑपरेशन बढ़ती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। देन इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर को आप बांट नहीं सकते हो। ठीक है, कि अगर मेरी जो है एक लेबर है तो मैं सिर्फ इतनी सी मशीन का पार्ट यूज करूंगी या इतना सा ही फैक्ट्री का किराया दूंगी, नहीं, आप उसे बांट नहीं सकते हो। तो अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट डाल दी है तो आपको वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, जैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ेंगे तो ही आपका फायदा बढ़ेगा। ये हो गया फर्स्ट फेज के मुख्य कारण कि फर्स्ट फेज में आपके रिटर्न्स क्यों बढ़ते हैं। ये अब आपसे 3 मार्कर में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट फैक्टर में ऐसा क्या था फर्स्ट फेज में कि आपको रिटर्न्स अच्छा रहता है, ऐसे क्या कारण थे? 3 कारण बता दो, ये 3 कारण हो गए। 2 पूछ लेंगे, 1 पूछ लेंगे, जो मर्जी होगी। फिर सेकंड फेज में आते ही आपका फिर डिक्रीज क्यों होने लग गया? ऐसा क्या हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी मशीन के साथ आपकी लेबर बढ़िया सेटल हो रखी है, फिर ऐसा क्या होता है कि आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं? तो आप बोलोगे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन द वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है जो मैक्सिमम लेवल होता है,
कि एक मशीन के ऊपर 4 लेबर लगे तो बेस्ट है, ठीक है। 5वीं लेबर के 6ठी लेबर के लगते ही अब वो फालतू हो रहा है। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ही उस आप बेस्ट कॉम्बिनेशन पे पहुंचते हो फिर आपकी चीज़ें स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन पे आते साथ ही उसके बाद से हर चीज़ डिमिनिश करने लग जाती है, ठीक है। तो जब 4 लेबर हमने लगाई थी तब तक उसका बेस्ट था, 5वीं लेबर ने कुछ एडिशनल आउटपुट नहीं दिया हमें, 52 की टीपी थी, 52 की टीपी रही, तो 4th लेबर तक थिंग्स वर बेस्ट, ठीक है। 5th लेबर के आते ही कोई खास हमारे को सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं हुआ। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट कि एक मशीन के ऊपर मैं लेबर लगाती जाऊँ, काम पूरा नहीं होगा, ठीक है। मशीन का काम मशीन करेगी, लेबर का काम लेबर करेगी। तो अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो या तो एक मशीन खरीदो, ठीक है। तो आपके इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, आप लेबर बढ़ाने से काम पूरा नहीं कर सकते। 3rd नेगेटिव फैक्टर, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। एक फिक्स फैक्टर अपने ऊपर, वेरिएबल फैक्टर एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं 100 बच्चे पढ़ दूँ इस कमरे में, क्या होगा? पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो फिक्स फैक्टर में एक लिमिटेड नंबर तक ही बच्चे बैठ सकते हैं, लिमिटेड जगह तक ही लेबर यूज हो सकती है। यहाँ पे 10 बच्चे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 20 बच्चे 30 बच्चे के लेवल पे लेके जाऊंगी, ये कमरा बैठने लायक नहीं रहेगा, है ना। तो एक लिमिट आ जाती है फिक्स फैक्टर के ऊपर भी। देन कई बार क्या होता है, टू मच ऑफ लेबर या टू मच ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगने की वजह से कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है और पूरा का पूरा आउटपुट फॉल होने लगता है। 3rd, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर बढ़ने से, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर बढ़ने से एफिशिएंसी घटना भी शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? तो आपसे इनमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं कि 3 मार्कर में बताओ कि हाई फैक्टर आ रहा है तो क्यों आया, मिडल आया, डिक्रीजिंग रेट पे आया तो क्यों आया, फॉल हुआ तो क्यों हुआ। जिसमें पहला और तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। इसके बनाने हो तो बना लेना, ये 3 मार्कर के लिए लिख लो इसको। क्या था? रीजन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रीजन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पता नहीं बाकी दोनों क्यों नहीं आए हैं। मैंने मैसेज डाला था ना ग्रुप में क्लास का, तभी तो मैं। ओके। अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है लडमू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ बढ़ाते चले जाओगे, एमपी गिरना शुरू हो जाएगा। पहले पढ़ा हमने। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो एमपी की आदत होती है गिरने की। बेसिकली एमपी जो है बुड्ढा है, मध्य प्रदेश को मान लो उल्टा है, बुड्ढा है, और वो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो जैसे आपको इसके अंदर एग्जाम्पल कोट किया है इन्होंने, इसी के अंदर भी देख लो। स्टार्टिंग में एक बार इंक्रीज हुआ था, उसके बाद से बस ये डिक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। तो जनरली एमपी की आदत क्या है? गिरने की। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते चले जाओगे, आपका एमपी गिरना शुरू हो जाएगा। आपका एमपी गिरते गिरते 0 भी होगा और नेगेटिव भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। इसका ज्यादा इफेक्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये भी लिख लो 2 नंबर के लिए। तुम्हें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल तो नहीं है ना तुम्हारी बुक में? नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी। इसी चीज को अगर मैं एक ही ग्राफ में दिखा दूं या अलग अलग दिखा दूं, एक ही बात है, मार्क्स नहीं कटेंगे। आदित्य, हाँ मैं सुन रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, दिस इज कमिंग इन योर एग्जाम। अब वो डायरेक्ट लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछ ले तो पूरा पूछ लेंगे, और टीपी एमपी का खाली टीपी एमपी का रिलेशनशिप बताओ तो ये आएगा। सिर्फ फिर ग्राफ और वो बनाना है। हाँ, तो सिर्फ ये और ये बनाना है, और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो लिख लेना, ठीक है। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं इनको अलग अलग लिखूं या वो एक ही लिख लूं? एक ही लिख लो, ठीक है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पहले वो बनाओ, जिसके अंदर सबसे पहले तो वो लॉ लिखोगे, लॉ लिख लिया, असम्पशन लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद ये स्केड्यूल बनाओगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ बनाओगे,
अलग अलग। ठीक है, फिर फेज ऑफ ऑपरेशन उसके साइड में लिखूं या अलग से? पहले तो तुमने ये लिख लिया। तुम्हारी टीचर अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 6 नंबर में पूछती है, 6 नंबर में तुम्हें ये और ये तो जरूर लिखना है। अजम्पशन अगर वर्ड उसने स्पेसिफिकली बोला तो ये लिखना है, नहीं तो मत लिखना। फिर भी लिख दूंगा 2 पॉइंट। लिख देना, ठीक है, 2 पॉइंट लिख लिए। यहाँ तक तो आ गया। अगर तुमसे पूछ लिया कि आपको रिलेशनशिप बताना है टीपी और एमपी का, अगर तुमसे ये पूछ लिया कि टीपी और एमपी का रिलेशनशिप बताना है, तो आपको ये बनाना है, ये बनाना है, और उसके बाद पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में, ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये समझ में आया? इसकी चाहे फोटो खींच के रख लो। एक चीज या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, ये एक चीज आ रही है पक्का। इसकी फोटो खींच के रख लो ताकि तुम्हें आसानी रहे। जब टीपी तेजी से बढ़ रहा है एमपी, जब टीपी तेजी से बढ़ रहा है एमपी गिर रहा है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। टीपी तेजी से बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है, बस इतना हाँ, बोलना है, ठीक है। जब टीपी डिमिनिशिंग रेट पे आया हुआ, तो एमपी गिर रहा है, एमपी गिर रहा है। जब टीपी अपने मैक्सिमम तो पॉइंट पे negative हुआ, हो गया। जब टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे हुआ तब तो वो कौन 0 हो गया, तो 0 हो गया। और टीपी जब डिक्रीज कर रहा था एमपी, तो वो नेगेटिव में चला। बस यही 4 लाइनें लिखनी है। ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक। ये समझ में आ गया? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब मैं एमपी और एपी का रिलेशनशिप इसी के साथ बना के दिखा रही हूँ। इसी ग्राफ के बेसिस पे, इसी शेड्यूल के बेसिस पे एमपी और एपी का रिलेशन करेंगे। ये भी पक्का है? हाँ, कितने मार्क्स हैं? 3 to 4 मार्क्स। अगर तुमने ये चीज अच्छे से समझ ली है, लर्न नहीं कह रही मैं, समझ ली है, तो तुम हॉट्स वगैरह के क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर सकते हो। जो 1 मार्कर में मजे लेती है ना टीचर, वो भी कर सकते हो आराम से। तो एपी और एमपी को मैं प्लॉट करूंगी। एपी का मेरा मैक्सिमम नंबर क्या है? वही 15 तक ही जा रहा है। इसमें उन्होंने क्या से दिखाया है? वही 25 तक लेके गए ना, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 5 10 15 20 एपी एमपी। सबसे पहले एमपी की प्लॉटिंग करते हैं। 1 पे 10, फिर 20, फिर 15, फिर 7, फिर 0 और फिर -*। ठीक है, ये हो गई मेरी एमपी की प्लॉटिंग। दिस इज माय एमपी, ठीक है। एपी, एपी में फर्स्ट के ऊपर है 10, देन है 15, सेकंड पे 15, थर्ड पे 15 है, थर्ड पे है 15, फोर्थ पे है 13, फोर्थ पे है 13, ठीक है। और फिफ्थ पे है 10.4, 10.4, फिफ्थ पे है 10.4। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने डॉट्स कहाँ कहाँ लगाए हैं। फिफ्थ पे है ना, ठीक है। देन 8, 13 मुझे थोड़ा ऊपर दिखाना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ पे है 8, तो ये भी मेरा ऐसे ही उठा। ये समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ एमपी ज्यादा ऊपर गया कि एपी ज्यादा ऊपर गया? एमपी ज्यादा ऊपर उठा था, ठीक है। तो एमपी जो है, जब एमपी एपी से ज्यादा था, जब पहले एमपी ज्यादा था एपी से, तब एपी राइज कर रहा था कि फॉल कर रहा था?
फॉल कर रहा था जब एमपी बढ़ रहा है तो एपी बढ़ रहा था। तो एपी भी बढ़ रहा है। ठीक है। एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, एपी राइजेस। ठीक है। द मोमेंट एपी, एमपी एंड एपी आर इक्वल हियर, ये थोड़ा सा ढंग से नहीं बना, एपी इज एट मैक्स, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। द मोमेंट एमपी बिकम स्मॉलर देन एपी, एपी की वैल्यू ऊपर है, एमपी गिर रहा है, एमपी फॉल्स, एपी फॉल्स बट नेवर नेगेटिव। ठीक है, जीरो से कम नहीं होता, एमपी बिकम्स नेगेटिव, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले एमपी एपी से बड़ा था तो एपी राइज कर रहा था, एमपी और एपी इक्वल हुआ तो एपी अपने मैक्सिमम पे था, एमपी जैसे ही एपी से गिरा एपी फॉल करने लग गया, एमपी भी फॉल करने लग गया। एमपी और एपी दोनों गिरते हैं पर एमपी नेगेटिव हो जाता है, एपी कभी नेगेटिव नहीं होता। ये ग्रे में जो लिखा है लिखना है नहीं, ठीक। समझ में आ गया? ठीक है, इसके साथ थ्योरी ओवर होती है, वो प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। टाइम है ना हमारे पास? अगली बार से कर लेंगे। क्यों? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आप इतना सप्लाई करवा दोगे? शुरू कर दूंगी इसके खत्म होते ही।